हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, जैसा आपको पता है, बेसिकली हमारी आपका आज जो है 11वीं क्लास है और 11वीं क्लास में हम लोग देख रहे हैं इकोनॉमिक्स और चैप्टर नंबर 3 आज हम प्रारंभ कर रहे हैं, भारत में मानव पूंजी निर्माण। ठीक है, तो 3 देखिए, भारत में मानव पूंजी निर्माण। तो क्या देखा? भारत में मानव पूंजी निर्माण। अब हम इसमें सबसे पहले यही जानने का प्रयास करेंगे, आखिरकार मानव पूंजी किसे कहते हैं और उसका निर्माण कैसे होता है। इन सभी चीजों को हम लोग गौर करके एक एक करके आपका देख रहे हैं और एक एक करके हम लोग बात करेंगे कि आखिर में मानव पूंजी निर्माण है क्या। ठीक, आइए, आपको पता है जब भी हम कुछ करते हैं हम चीजों को लिंक जानने का प्रयास करते हैं और उसी के आधार पर हम चीजों को देखते भी हैं आखिर ये है क्या। जैसे शिक्षा पर निजी और सार्वजनिक निधि के व्यय की सार्थकता का मूल्यांकन केवल उसके प्रत्यक्ष परिमाणों के माध्यम से नहीं होता। कह रहे जो आपकी शिक्षा है और जो निजी और सार्वजनिक निधि है उसके व्यय का सामर्थकता और मूल्यवान केवल प्रत्यक्ष परिमाणों के माध्यम से नहीं होता। ये निवेश मात्र ही लोग या उससे अधिक अवसर उपलब्ध हैं। एक इतना वे स्वस्थता से प्राप्त करेंगे, उनके माध्यम में कितनी ऐसी व्यक्तियों को अंतर्निहित योग्यता उजागर हो पाती हैं, अन्यथा बिना पहचान करे ही मर जाते हैं। कह रहे हैं ना, ऐसा क्या हो जाएगा? बिना पहचान करे ही मर जाते। तो सबकी एक अपनी उजागरता है, एक माध्यम है, मूल्यांकन का जो प्रत्यक्ष परिमाण है। आप खाली उसके मात्र से नहीं होता, निवेश मात्र भी उपलब्ध अवसर करा। बहुत सारी चीजें हैं, चाहे प्राइवेट सेक्टर में हो या पब्लिक सेक्टर में, अगर आप उनकी में इतना सार्थकतापूर्ण व्यय कर रहे हैं, उनके प्रत्यक्ष परिमाणों के आधार पर ही नहीं बल्कि निवेश मात्र भी अधिक अवसर उपलब्ध कराने के लिए पर्याप्त है। और वो उससे हम कैसे प्राप्त करते हैं, अंतर्निहित क्या है, उजागरता क्या है और उनकी पहचान है क्या, इसके बारे में हम लोग आपका बहुत अच्छे से देखते हैं, बहुत अच्छे से बात की। आगे बढ़ते हैं। मानव जाति विकास को बहुत अधिक प्रभावित करने वाले कारकों पर विचार। यह शायद मनुष्य के ज्ञान संग्रह करने और उनकी प्रसारण की क्षमता है। जो मनुष्य की बातचीत लोकगीत बड़े बड़े व्याख्यानों के माध्यम से करते हैं। मनुष्य ने अपने शीघ्र जान लिया है कि हमें कार्य को कुशलतापूर्वक अच्छे प्रशिक्षण और कौशल की आवश्यकता है, कि हम अच्छा प्रशिक्षण दें, अच्छा कौशल दें, हमको उसकी आवश्यकता है। हम जानते हैं कि शिक्षित व्यक्ति के स्वयं कौशल अशिक्षित व्यक्ति से अधिक होता है। कह रहे जो एक बाप का पढ़ा लिखा व्यक्ति है उसका जो स्किल और आपकी लेवर है वो आपके जो जो पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं है उससे अधिक है। और आप जानते हैं एजुकेटेड और नॉन एजुकेटेड में इसका एम्प्लोग्राफ अच्छा होगा और इसका डाउन। और इसी कारण से पहला और दूसरे की अपेक्षा अधिक आय का सर्जन करता है। कैसे करता है? अधिक जो आय है उसका सर्जन करता है और आर्थिक समृद्धि का उसमें योगदान क्रम से अधिक होता है। कैसे होता है? योगदान अधिक होता है। शिक्षा पाने का प्रयास केवल उपार्जन क्षमता को बढ़ाने के लिए नहीं किया जाता, बल्कि क्षमता बढ़ाने के लिए नहीं किया जाता, बल्कि उसमें अधिक मूल्यवान लाभ है। शिक्षा लोगों को उच्चतम सामाजिक स्थिति और गौरव प्रदान करती है। यह किसी व्यक्ति को अपने जीवन के बेहतर विकल्पों का चयन कर पाने में योग्य बनाती है और व्यक्तियों को समाज में चल रहे परिवर्तन को बेहतर समझने में प्रदान करती है और नव परिवर्तन को बढ़ावा देती है। शिक्षित श्रम शक्ति उपलब्ध है और नई प्रौद्योगिकी को अपनाने में ये सहायक होती है और देश शिक्षा के अवसरों के विस्तार की आवश्यकता पर बल देता है कि विकास प्रक्रिया आपका तेज करती है। इससे क्या होता है? जो हमारी विकास प्रक्रिया है वो कैसी होती है? फास्ट हो जाती है। ठीक, तो मेन किस चीज पर बल दिया है उन्होंने? आपको पता होना चाहिए, कौशल पर। शिक्षित अशिक्षित समाज को किसका लाभ होगा, कौन हमारे समाज के लिए लाभपूर्ण है, इस व्यक्ति का किसके जीवन में बेहतर विकल्पों का चयन हो,
समाज में परिवर्तन को समझने, नई प्रौद्योगिकी को बढ़ाने, नए उपसर, नए उपजन के लिए कौन उसका कारक है। ठीक, ये हमको, ठीक है नहीं। मानव पूंजी क्या है? अब बात कर रहे हैं ह्यूमन कैपिटल की। आखिर में आप किसको मानव पूंजी मानते हैं और मानव पूंजी है क्या, बेसिकली अगर ये देखना है तो जिस प्रकार एक देश में भूमि जैसे भौतिक संसाधनों को कारखाने में भौतिक पूंजी में परिवर्तित कर सकता है। मान लीजिए कोई देश है, उस देश के पास भूमि एक भौतिक पूंजी है, ठीक है। ठीक, इसमें भूमि जैसे भौतिक कारक संसाधनों में कारखाना जैसे भौतिक पूंजी परिवर्तन कर सकता है। उसी प्रकार वह अपने छात्र रूपी मानव को, अब देखिए आपके पास लोहा है, आप लोहे से कुछ भी बना सकते हैं, उसमें से में आप कार बना सकते हैं, मोटर यान, एक आप सुई से लेकर जहाज तक बना सकते हैं। तो वैसे ही कह रहा है कि आपके छात्र रूपी मानव संसाधन को आप किसी स्टूडेंट को नर्स बना सकते हैं, किसान बना सकते हैं, अध्यापक बना सकते हैं, अभियंता बना सकते हैं, यानी कि इंजीनियर बना सकते हैं, डॉक्टर जैसे मानव पूंजी में परावर्तित कर सकता है। समाज को सबसे पहले पर्याप्त मात्रा में मानव पूंजी की जरूरत है, जो ऐसे योग्य व्यक्ति के रूप में अधिक होती है। पहले स्वयं प्रशिक्षित हो चुके हैं, अब आपका प्रोफेसर आदि के कार्य करने के योग्य हैं, और दूसरों में हमें यह मानव पूंजी जैसे नर्स, किसान, अध्यापक, डॉक्टर, इंजीनियर आदि को तैयार करने के लिए शिक्षकों और प्रशिक्षकों के रूप में बेहतर मानव पूंजी की आवश्यकता होती है। कह रहे हैं कि दूसरे शब्दों में बात करें, आप किसी मानव को, मानव मतलब मान लीजिए आप बच्चे हैं, आप अभी छोटी क्लास में हैं, आपको छोटी क्लास में हम इस तरीके से पढ़ाएं, इस तरीके तैयार करें कि आप भविष्य में डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट, वैज्ञानिक कुछ बहुत बड़े पदों पर जाएं। और इनका जिम्मा कौन इनको तैयार करता हो? जो आपके टीचर हैं और जो आपके ट्रेनर हैं, वो आपको तैयार करते हैं इसके लिए, योग्य बनाने के लिए, इस चीज की एबिलिटी के लिए कि आप कितने कामयाब हैं। ठीक, कौन योग्य बनाता है? आपके टीचर और जो आपके ट्रेनर हैं, वो आपको इसके लिए योग्य बनाते हैं। इसका अर्थ है कि हम मानव संसाधन को मानव पूंजी के रूप में, यानी कि मानव संसाधन को मानव पूंजी के रूप में परिवर्तित करने के लिए निवेश करने की आवश्यकता है। क्या करें हम उसमें? आपका इन्वेस्टमेंट करें, ठीक? उसकी आवश्यकता है। ठीक, आइए अब इन कुछ प्रश्नों के माध्यम से मानव पूंजी के अर्थों को और स्पष्ट समझें। मानव पूंजी के स्रोत क्या है? क्या किसी देश की आर्थिक समृद्धि वहां के मानव पूंजी का कोई संबंध है? क्या मानव पूंजी के निर्माण का संबंध मनुष्य के सर्वांगीण विकास से है, जिसे आमतौर पर मानव विकास के रूप में मापा जाता है? अब कुछ प्रश्न हैं जिनके आंसर आपको देने हैं और देखना है कि मानव पूंजी के स्रोत क्या हैं। भाई आप मानव पूंजी के स्रोत कैसे मानते हैं? किसी देश की आर्थिक समृद्धि क्या है, वहां का मानव पूंजी का संबंध क्या है, निर्माण कैसे होगा, इन सारी चीजों को हम कैसे देखते हैं और कैसे। हो गया, आगे बढ़ो। अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिए। अगला प्रश्न है, भारत में मानव पूंजी निर्माण सरकार की क्या भूमिका है? भाई आप ह्यूमन एसेट बना रहे हैं, उसमें गवर्नमेंट का क्या रोल है, ये हमको देखना है। तो इन चार प्रश्नों के साथ हम चैप्टर को शुरू कर रहे हैं, ठीक है। तो पहला है मानव पूंजी के स्रोत क्या है। तो आइए हम बढ़ते हैं आगे चैप्टर की तरफ, और चैप्टर में देख रहे हैं आपके सामने मानव पूंजी के स्रोत क्या हैं। बताइए क्या स्रोत हो सकते हैं मानव पूंजी के, ठीक, ये हमको देखना है। तो मानव पूंजी के पहले स्रोत पर अगर आप बात करेंगे तो सबसे पहले आप देखिए, शिक्षा में निवेश को मानव पूंजी निर्माण का एक प्रमुख स्रोत माना जाता है। इसके अतिरिक्त स्वास्थ्य में निवेश, कार्य के दौरान प्रशिक्षण, प्रबंधन, सूचना आदि पूंजी निर्माण का अन्य स्रोत है। कैसा है? आप निवेश कर रहे हैं, आप किसी कार्य के दौरान कोई ट्रेनिंग कर रहे हैं, कोई आप प्रबंधन कर रहे हैं, उन सूचना आदि का जो है सब मानव पूंजी निर्माण के अंतर्गत होता है। ठीक, और उसी में हम आपको देखते हैं। आपके माता पिता आपकी शिक्षा पर व्यय क्यों कर रहे हैं? व्यक्तियों द्वारा शिक्षा पर व्यय उसी प्रकार खर्च है जैसा कि कंपनी निश्चित अवधि में
दीर्घकालीन निश्चित लाभ को सुधारने के लिए पूंजीगत वस्तुओं पर करती है। इसी प्रकार व्यक्ति अपनी भविष्य की आय को बढ़ाने के लिए शिक्षा पर निवेश करती है। कैसे करती है कि भैया भविष्य में हमारी इनकम कैसे बढ़ेगी, इस पर आपका इन्वेस्टमेंट करने के लिए वो सारी चीजें करती है। क्लियर है? और उन्हीं को हम लोग देखते हैं कि कैसे इन पर बढ़ाती है। शिक्षा की साथ ही स्वास्थ्य को किसी व्यक्ति के साथ देश के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण आगत यानी कि इनपुट जो है माना जाता है। किसी भी कार्य को अच्छी तरह से कौन कर सकता है? एक बीमार व्यक्ति या एक स्वस्थ व्यक्ति। चिकित्सा सुविधाओं को सुलभ नहीं होने पर एक बीमार श्रमिक कार्य के विमुख ही रहेगा। अतः इस प्रकार स्वास्थ्य पर व्यय मानव पूंजी निर्माण में एक महत्वपूर्ण स्रोत है। ठीक, प्रतिषेधी, आयुर्वेदी विज्ञान, टीकाकरण, चिकित्सा और विज्ञान के साथ सामाजिक और विज्ञान का संबंध ही और इनका साथ साथ अच्छा पेयजल का प्रबंध उपलब्ध है। होने वाले खर्चे स्वास्थ्य के रूप में विभिन्न रूप में स्वास्थ्य पर किए गए व्यय और स्वस्थ संबल की पूर्ति को प्रत्यक्ष रूप से बढ़ावा देता है। इसी कारण से मानव पूंजी निर्माण में एक अहम स्रोत भी हमको देखने के लिए मिलता है। फर्में अपने कर्मचारी के साथ कार्यस्थल पर प्रशिक्षण में व्यय करती हैं। इसे कई तरह के हो सकते हैं। फर्मों के अपने कार्यस्थल पर ही पहले से काम को जानने में कुशल कर्मचारियों को कम सिखा कर सकते हैं। दूसरे कर्मचारी को किसी भी अन्य संस्थान में प्रशिक्षण पाने के लिए भेजा जा सकता है। कैसे कर सकते हैं? इनमें भेज सकते हैं। ठीक, तो आप देखिए किस प्रकार का रूप है मानव पूंजी के निवेश के लिए। मानव पूंजी के लिए शिक्षा सबसे इंपॉर्टेंट स्रोत है। एजुकेशन है तो आप पढ़ने आ रहे हैं, सरकार पढ़ा रही है, हम पढ़ा रहे हैं, कितने ट्यूशन फीस कॉलेज सब कुछ किसके लिए हो रहा है? केवल शिक्षा के लिए। तो शिक्षा सबसे इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान में रहना चाहिए। तो किसी के एजुकेशन में, उसके प्रशिक्षण में, उसके प्रबंधन में, सूचना आदि में, ये सब स्रोत के माध्यम से हम लोग निवेश करते हैं। अब देखिए दो ही बिंदु ऐसे हैं यहाँ पर निवेश करने की आवश्यकता। एक है शिक्षा और दूसरा है स्वास्थ्य। इन दो चीजों पर अगर हम लोग खर्च करेंगे कि आप जिस समाज का निर्माण करना चाहते हैं, जिसको आप मानव पूंजी बनाना चाहते हैं, जिस छात्र को आप देश में उसका योगदान चाहते हैं, तो आपका तभी संभव है जब आप शिक्षा और हेल्थ में इन्वेस्टमेंट करेंगे। इसलिए गवर्नमेंट देखते हो कितना टीकाकरण योजना, कितनी पोषण योजना, कितने बाल विकास योजनाएं, कितनी आपका मिड डे मील योजना, कितनी शिक्षा के लिए योजना चलाती है। क्लियर है? कितना रहन सहन योजना, स्वास्थ्य पेयजल योजना, पोषण योजना, मातृत्व योजना। सरकार के ये सारी योजनाओं को चलाने के उद्देश्य क्या है? ताकि हम स्वास्थ्य की तरफ सचेत हो सकें। हम जितने स्वस्थ होंगे, हमारा प्रशिक्षण, हमारा कार्य प्रबंधन उतना अच्छा होगा और हम उतने ही उन्नत और स्वस्थ रूप से काम कर पाएंगे। यही हमारा प्रयास रहता है। इसलिए ये सारे बल, ये सारी चीजें पर उन पर गौर किया जाता है, उनको फोकस करा जाता है। ठीक है? नहीं तो मेन मूल भाव क्या है कि भैया हम लोग प्रशिक्षण अच्छा दें, उनको प्रबंधन अच्छा करें। यही सारी मूल चीजें हैं जिनके ऊपर ये सारी बातें हमको देखने के मिलती हैं और हम इनको करते हैं। ठीक है? नहीं और हम इन सारी चीजों आप कह रहे हैं दोनों विधियों में फर्म अपने कर्मचारियों के प्रशिक्षण पर कुछ वहन करती है। इस कारण से फर्म इस बात पर बल देगी कि प्रशिक्षण के बाद ही कर्मचारी एक निश्चित अवधि तक ही आवश्यक फर्म के पास ही कार्य करें। इस प्रकार फर्म उनके प्रशिक्षण पर किए गए व्यय की उगाई अधिक उत्पादकता के रूप में हुई है और लाभ के रूप में उन्हें कर पाने में सफल रही है। प्रशिक्षण के दौरान किए गए व्यय इसी दृष्टि से मानव पूंजी का स्रोत बन जाते हैं। ऐसे खर्चों की तुलना में उत्पादकता की वृद्धि और हुए लाभ पर कहीं अधिक होते हैं। तो लाभ, ये सारी चीजों को हम लोग इसमें देखते हैं और आपका बात भी
करते हैं, ठीक। और इन सारी चीज़ों पर हम एक बार थोड़ा-सा घर जाकर देखिए कि किस तरह से मानव पूँजी निर्माण के लिए क्या-क्या सार्थक प्रयास किए। ठीक है? फिलहाल मेरे प्यारे बच्चों, आज के इस लेक्चर में इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर। ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से करते रहिए। मुझसे जुड़ने के लिए आपका बहुत